हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मानव जनन। इस वीडियो में हम इस अध्याय से संबंधित कुछ शब्दावली, पुरुष जनन तंत्र और स्त्री जनन तंत्र को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली शब्दावली है युग्मक जनन। इस प्रक्रिया में युग्मकों की रचना होती है, जैसे कि नर में शुक्राणुओं तथा स्त्री में अंडाणु की रचना होती है। अगला है वीर्य सेचन। इसमें स्त्री जनन पथ में शुक्राणु का स्थानांतरण होता है। अगला है निषेचन, जो कि शायद आपने कई बार सुना होगा। इस प्रक्रिया में पुरुष तथा स्त्री युग्मकों का संलयन होता है, जो कि जायगोट बनाता है, और ये जायगोट बाद में गर्भाशय की दीवार में चिपक जाता है, जिसे हम अंतरोपण कहते हैं। और इसके परिवर्धन को हम गर्भावधि कहते हैं। और फिर एक समय बाद प्रसव की प्रक्रिया से शिशु का जन्म हो जाता है। आइए अब पुरुष जनन तंत्र को समझते हैं। अब दोस्तों, पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र यानी कि पेल्विस रीजन में अवस्थित होता है। इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण, सहायक नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य जननेंद्रिय आते हैं। अब दोस्तों, पुरुष जनन तंत्र कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर वृषण होता है, जहाँ पर शुक्राणुओं की रचना होती है। ये उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं, जिसे वृषण कोश कहते हैं। ये वृषण शुक्रवाहक से जुड़ा होता है, जो कि मूत्राशय से लूप बनाता हुआ स्खलनीय वाहिनी में खुलता है। अब दोस्तों, पुरुष जनन तंत्र में कुछ ग्रंथियां भी होती हैं, जैसे कि शुक्राशय, पुरस्थ और बल्वोयूरेथ्रल ग्रंथि। ये सारी ग्रंथियां कुछ स्राव उत्पन्न करते हैं, जो कि शुक्राणुओं की उत्तरजीविता में काम आते हैं। ये नर युग्मक शीशन में मूत्राशय की मदद से आते हैं। संभोग के दौरान ये शिशु मूत्र से निकल जाते हैं, जो कि अग्रछद से ढका होता है। तो ये थे कुछ पुरुष जनन तंत्र के हिस्से। आइए अब वृषण तथा सहायक नलिकाओं को समझते हैं। दोस्तों, वृषण की संरचना कुछ ऐसी दिखती है, और यह वृषण पुरुष के प्राथमिक लैंगिक अंग है। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। और जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया कि ये एक थैली में स्थित होते हैं, जो कि उदर गुहा के बाहर होती है, जिसे हम वृषण कोश कहते हैं। अब इसका क्या कारण होगा, जरा सोचिए। हाँ, इसका कारण है कि शुक्राणु जनन के लिए शरीर के ताप से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम ताप की आवश्यकता होती है। अब जो सहायक नलिकाएं होती हैं, वो वृषण में भी मौजूद होती हैं। तो अब हम उनको समझेंगे। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें हम वृषण पालिका कहते हैं। इन वृषण पालिका में कुंडलित शुक्र जनक नलिकाएं होती हैं, जहां पर शुक्र जनन होता है। अब शुक्र जनक नलिकाएं वृषण जालिका की मदद से शुक्र वाहिका में खुलती है, और ये शुक्र वाहिका अधिवृषण में खुलती है, जहां पर सारे शुक्राणु संचय होते हैं और स्खलन का इंतजार करते हैं, और अंत में अधिवृषण शुक्र वाहक में खुलता है। आइए अब शुक्र जनक नलिकाओं को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं।
अब शुक्र जनन सर्टोली कोशिकाओं की सहायता से संभव हो पाता है क्योंकि ये विकासशील शुक्राणुओं को पोषकता प्रदान करती है। यहाँ पर लीडी कोशिकाएं होती है जो कि नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को उत्पन्न करता है। ये शुक्राणु शुक्र जनन नलिका की बाहरी ओर बनता है और बाद में धीरे धीरे अंदर की तरफ आ जाते हैं और अंत में मायोइड कोशिका की मदद से ये आगे आने वाली सहायक नलिकाओं में स्थानांतरित हो जाते हैं। आइए अब स्खलन यानी कि इजैकुलेशन को समझते हैं। शुक्रवाहक शुक्राशय से जुड़कर स्खलनीय वाहिनी बनाता है। स्खलनीय वाहिनी पुरस्थ ग्रंथि से गुजरती है जो कि मूत्र मार्ग में खुलती है, जिसके द्वारा शुक्राणुओं का स्खलन हो जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और पुरुष जनन तंत्र की सहायक ग्रंथियों को समझते हैं। इसमें जो सबसे पहली ग्रंथि है वो है शुक्राशय। शुक्राशय चिपचिपा द्रव उत्पन्न करता है और इसमें फ्रक्टोज प्रोटीन होता है। दूसरी ग्रंथि है पुरस्थ, इसको हम प्रोस्टेट ग्रंथि भी कहते हैं। प्रोस्टेट के स्राव पतले दूधिया रंग के और क्षारीय होते हैं। वे शुक्राणु की गतिशीलता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तीसरी ग्रंथि है बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। यह एक क्षारीय द्रव का स्राव करता है। यह द्रव मूत्र मार्ग में मूत्र अवशेषों की अम्लता को बेअसर करता है। योनि की अम्लता को बेअसर करने में भी मदद करता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि का स्राव मैथुन के दौरान शीशन में स्नेहन यानी कि लुब्रिकेशन प्रदान करने में भी सहायक होता है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और स्त्री जनन तंत्र को समझते हैं। इसके अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी, एक गर्भाशय, एक गर्भाशय ग्रीवा, एक योनि, बाह्य जननेंद्रिय और एक जोड़ा स्तन ग्रंथियां आते हैं। जरा यहाँ पर देखिए, ये चित्र स्त्री जनन तंत्र का है। यहाँ पर अंडाशय है जो कि स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है। यह अंडाशय मादा युग्मक और कई अंडाशय हार्मोन भी उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर कीपक होता है जो कि अंडाशय के सबसे पास होता है और ये फनल के आकार का होता है। कीपक आगे चलकर एक चौड़े भाग में खुलता है जिसे हम एम्पुला कहते हैं और फिर इस्थमस आता है। ये कीपक, एम्पुला और इस्थमस अंडवाहिनी नलिका के हिस्से हैं। इस्थमस वाला हिस्सा गर्भाशय से जुड़ता है और यहाँ पर गर्भाशय ग्रीवा है जो कि ग्रीवा नाल की मदद से योनि से जुड़ती है। आइए अब स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय को पढ़ते हैं। इसको हम वल्वा कहते हैं। इसके अंतर्गत मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लिटोरिस आते हैं। यहाँ पर मूत्र मार्ग छिद्र होता है और यहाँ पर योनि छिद्र होता है। ये सारे हिस्से बाह्य जननेंद्रिय के हैं, तो आप सभी को ये सारे याद रखने हैं। आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और गर्भाशय को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि गर्भाशय यहाँ पर होता है जहाँ पर जायगोट का अंतरोपण होता है। तो गर्भाशय में 3 परतें होती हैं। जो सबसे पहली बाहरी परत है उसको हम कहते हैं परिगर्भाशय। मध्य परत को हम कहते हैं गर्भाशय पेशी स्तर जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है और आंतरिक परत को हम कहते हैं गर्भाशय अंतःस्तर। गर्भाशय अंतःस्तर में आर्तव चक्र के दौरान कई सारे परिवर्तन होते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और स्तन ग्रंथियों को समझते हैं। कार्यशील स्तन ग्रंथियां सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। इसमें ग्रंथिल उत्तक और विभिन्न मात्रा में वसा होती है। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल उत्तक
15 से 20 स्तनपालियों में विभक्त होता है। इनमें कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं जिन्हें हम स्तनकूपी कहते हैं। इनमें दुग्ध स्रावित होता है जो कि कूपिकाओं के गुहा में एकत्र होता है। ये कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। कई स्तन वाहिनियां मिलकर एक वृहद स्तन तुम्बिका बनाती हैं जो दुग्ध वाहिनी से जुड़ी होती हैं और निप्पल की मदद से दूध स्तन से बाहर आ जाता है। इसके आसपास के कुछ भाग हैं जैसे कि एरियोला, प्रशुका, प्रशुकाओं के बीच की पेशियां और पैक्टोरलिस मेजर। इस वीडियो में हमने पुरुष जनन तंत्र के बारे में पढ़ा और हमने स्त्री जनन तंत्र के बारे में भी चर्चा करी। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब की ये 2 टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से जाकर किताब से पढ़ना। अगली वीडियो में हम युग्मक जनन और युग्मकों की संरचना को समझेंगे। धन्यवाद।